तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद प्रेस को संबोधित कर रहे थे। अपनी बातें वो कह रहे थे। बढ़ेंगे आगे। चुनावी बॉन्ड से देश की राजनीतिक पार्टियों को करोड़ों रुपए चंदा के रूप में प्राप्त हुए हैं। साल 2022-23 में बॉन्ड योजना की सबसे बड़ी लाभार्थी तृणमूल कांग्रेस रही। वित्त वर्ष 2022-23 में पार्टी की आय कई करोड़ रुपए थी, जिसमें से कि 335 करोड़ के आसपास थी, जिसमें से कि 315 करोड़ केवल चुनावी बॉन्ड से आए, जो कि कुल आय का 97.49% है। आइए देखते हैं कि ऐसे ही दूसरी पार्टियों को बॉन्ड से, इलेक्टोरल बॉन्ड से कितनी राशि प्राप्त हुई है। तो पार्टियों की कुल आय में चुनावी बॉन्ड की कितनी हिस्सेदारी है, आप ग्राफिक्स से हम आपको दिखा रहे हैं। ये सत्तारूढ़ बीजेडी ओडिशा की बात हो रही है, तो इनको भी 152 करोड़ रुपए मिले हैं। 2022-23 की बात हो रही है। बीआरएस भारत राष्ट्र समिति, इनकी आय चुनावी बॉन्ड की हिस्सेदारी 71.7% रही। तो ये एसबीआई ने जारी किए हैं ये सारे आंकड़े। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ दल वाईएसआरसीपी के लिए ये 69.53%। बीजेपी की कुल आय में चुनावी बॉन्ड का हिस्सा 54.82%। आप और टीडीपी की हिस्सेदारी बीजेपी के समान 53%। योजना से कांग्रेस पार्टी को 171 करोड़ रुपए मिले, जो कि कुल आय का 37.8% है। सपा, सीपीआई और सीपीआईएम को 2022-23 में चुनावी बॉन्ड योजना से कोई भी चंदा नहीं मिला, किसी ने कोई पैसा नहीं दिया। मौद्रिक संदर्भ में बॉन्ड से भाजपा को 1294.15 करोड़ की कुल प्राप्ति के साथ सबसे बड़ी लाभार्थी पार्टी के तौर पर बीजेपी आई। बीआरएस 529 करोड़ रुपए के साथ दूसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा इलेक्टोरल बॉन्ड का, उसके जरिए पैसे का। साथ ही साथ टीएमसी और डीएमके तीसरे और चौथे स्थान पर रही। तो ये कुछ आंकड़े थे कि 2022-23 में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस पार्टी को कितने पैसे गए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाते हुए इसे असंवैधानिक करार दे दिया है बीते दिनों। और इस मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 5 न्यायाधीशों की टीम ने न सिर्फ चुनावी बॉन्ड को उसकी पीठ ने असंवैधानिक बता दिया, बल्कि अब तक इसे कितने लोगों ने खरीदा है, किन पार्टियों को चंदा दिया गया है, इसकी भी जानकारी सार्वजनिक करने को कहा एसबीआई को। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एसबीआई को 3 हफ्ते का समय दिया। और हमने जो आपको आंकड़े दिखाए एसबीआई के हवाले से थे वो। ऐसे में आपका जानना बेहद जरूरी है कि आखिर क्या है ये चुनावी बॉन्ड, कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इस पर रोक लगाई। तो ये कुछ आपके सामने में कि ये बॉन्ड जो वो नागरिक या फिर कॉरपोरेट कंपनियों की तरफ से राजनीतिक दलों को दान करने के लिए पॉलिटिकल डोनेशन के तौर पर दिया जाता है। इसे 2017 में एक फाइनेंस बिल के तौर पर पेश किया गया था और सरकार ने इसे 2 जनवरी 2018 से लागू कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड को। इससे उन पार्टियों को फायदा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड हों, उन्हीं को यह फायदा हो सकता है, वही बॉन्ड पाने के हकदार हैं। और साथ साथ 1% वोट भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हासिल करना जरूरी है, तभी आप ले सकते थे। अब तो बंद कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बॉन्ड 1,000 रुपए से 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए तक के मूल्य वर्ग में आते हैं। एसबीआई की 29 शाखाएं बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत हैं। ये शाखाएं नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, रांची, गुवाहाटी, भोपाल, बेंगलुरु, इन तमाम शाखाओं के जरिए जमा किए जाते थे। बॉन्ड को 15 दिनों के भीतर एसबीआई में भुनाना जरूरी था और इसकी राशि की जानकारी इलेक्शन कमीशन को भी देना जरूरी था। चुनाव में ब्लैक मनी को रोकने के लिए धन जुटाने का एक पारदर्शी तरीका इसे बताया गया था। बॉन्ड खरीदकर किसी पार्टी को देने पर पैसे का कोई रिटर्न नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड में पारदर्शिता की कमी है, दानदाताओं की गुमनामी है, कौन दे रहा है इसकी जानकारी होनी चाहिए। राजनीतिक दलों पर अमीर व्यक्तियों और कंपनियों के प्रभाव से डेमोक्रेसी पर खतरा पैदा हो गया था। बॉन्ड कानून के तहत स्थापित मौजूदा नियामक ढांचे को कमजोर करता है। ये सारी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आईं। सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के सामने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी देनी जरूरी है।
बॉन्ड से पैसे दे रहे लोगों के बारे में जानकारी का सार्वजनिक न होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया और आरटीआई के माध्यम से भी इसकी जानकारी नहीं मिल रही थी। पब्लिक डोमेन में इसकी जानकारी नहीं आ पा रही थी आरटीआई के जरिए भी। तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको बंद करना चाहिए और इसमें